सभी को गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को मानते हैं कि आप पढ़ाई करते होंगे। लॉकडाउन में हमने YouTube चैनल के माध्यम से कक्षा 8, 9, 10, 12 के कॉमर्स की क्लासें स्टार्ट की हैं। तो कक्षा 12 कॉमर्स में आपको पहला चैप्टर लिया था साझेदार का परिचय, जिसमें आपको परिभाषा बता दी थी। अब इसका आगे के टॉपिक का प्रकार स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को फायदा हो सके। आगे टॉपिक है साझेदारी के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने विशेषताएं परिभाषाएं पढ़ ली थी। साझेदारी के प्रकार क्या क्या है, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, इनके आपको 4 प्रकार दे रखे हैं। दायित्व के अनुसार, समय अनुसार, वैधता के अनुसार और उद्देश्य अनुसार। अब अलग अलग भाग होंगे इसके। दायित्व के अनुसार आपको हो सकते हैं 2 प्रकार के सीमित दायित्व और असीमित दायित्व। समय अनुसार 2 प्रकार होंगे, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। उद्देश्य अनुसार ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी और वैधता के अनुसार वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। अब ये प्रकार थे। साझेदारी प्रकार कौन कौन से हो गए? दायित्व के अनुसार, समय अनुसार, उद्देश्य अनुसार, वैधता के अनुसार। अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। मैं पहला टॉपिक लिया हमने दायित्व के अनुसार। दायित्व के अनुसार पहले साझेदारी थी सीमित दायित्व। सीमित दायित्व कौन सी होती है? तो सीमित दायित्व है जिसमें साझेदारी का दायित्व क्या होता है, एक निश्चित सीमा तक होता है। जैसे सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत, ये चीज ध्यान रखनी है, कौन से अधिनियम के अंतर्गत? 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम कौन से सीमित एक निगम है? 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, इसका प्रत्यक्ष अस्तित्व है। ये एक सीमित दायित्व क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है जो इसका जो दायित्व, इसका जो अस्तित्व है वो क्या अलग है, और शाश्वत जीवन है उसका अलग क्या है, जीवन है, जिसकी सारे मुद्रा है जो सीमित दायित्व पर आधारित है, और जो एक निश्चित दायित्व पर, ये स्थायी दायित्व पर आधारित है। अब दायित्व के अनुसार सीमित दायित्व हो गया। याद रखना सीमित दायित्व में क्या कहेगा कि अधिनियम 2008 के अंतर्गत क्या क्या इसमें मानेंगे? ये कृत्रिम व्यक्ति है, इसका प्रत्यक्ष अस्तित्व है और शाश्वत इसका अलग से जीवन है, जिसकी अपनी एक सारे मुद्रा होती है, जिसकी सीमित दायित्व पर आधारित है। अब इसमें बात करते हैं हमें अगले साझेदारी। और एक सीमित दायित्व के अंदर क्या होता है? साझेदारी निजी संपत्तियों पर साझेदारी फर्म का कोई अधिकार नहीं होता। जब साझेदारी का पहले से श्रेणी के अनुसार सीमित दायित्व वाली होगी तो उसके अंदर जो निजी संपत्तियां होगी उस साझेदारी फर्म का कोई अधिकार नहीं होगा। असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व साझेदारी के अंदर जब फर्म के दायित्व को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। असीमित दायित्व साझेदारी में क्या होता है कि फर्म के सभी दायित्व होते हैं जिनमें सभी साझेदार संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, या निजी संपत्तियों पर भी अधिकार होता है। अगला प्रकार लिया था हमने समय अनुसार। तो समय अनुसार 2 प्रकार की बताई थी, निश्चितकालीन समझदारी, अनिश्चितकालीन समझदारी। तो निश्चितकालीन समझदारी का अर्थ क्या हो गया? ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए की गई है, और जब साझेदारी की समय समाप्त हो जाती है तो साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनिश्चितकालीन जिसका समय निर्धारित नहीं है, उसको अनिश्चितकालीन समय तक आगे बढ़ती रहती हैं। उद्देश्य अनुसार। उद्देश्य अनुसार 2 प्रकार की थी। ऐच्छिक साझेदार। ऐच्छिक साझेदार एक तरह से क्या हो गई कि यदि सभी साझेदार एक निश्चित अवधि के साझेदार की अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रखना चाहते हैं तो साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी बन जाती है। मान लेते हैं निश्चितकालीन 4 वर्ष के लिए साझेदारी की थी, सभी साझेदार का भी आप 4 वर्ष के लिए काम किया है, आगे काम जारी रखे तो ऐच्छिक साझेदारी हो गई, या उसको बंद कर दे। विशेष साझेदारी। किसी विशेष कार्य अतः उद्देश्य के लिए स्थापित की गई साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है, और उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर यह साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार उदाहरण लिया हमने एक है, और हमने 2 साझेदारों ने मिलकर एक सड़क का ठेका लिया, सड़क निर्माण का ठेका लिया। जैसे ही ये सड़क पूरी हो जाएगी तो ये साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, तो विशेष साझेदारी होगी। क्या सड़क निर्माण करने तक ये साझेदारी आगे रुकनी नहीं रहेगी। अगली हमने वैधता के अनुसार साझेदारी, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी जो अधिनियम आपको जो दे रखा है, साझेदारी अधिनियम आपको दिया हुआ है, और साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत यदि वो कार्य कर रहा है तो साझेदारी आपकी क्या कहलाएगी? वैध साझेदारी कहलाएगी। और यदि वो साझेदारी अधिनियम के अंदर कार्य नहीं कर रहा है तो अवैध साझेदारी कहलाएगी। साझेदारी अधिनियम कौन सा बताया था? अधिनियम 1932।
अवैध साझेदारी। किन चरणों में साझेदारी अवैध कहलाती है? निम्न दशा में साझेदारी अवैध कहलाती है। कौन कौन सी? मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जब साझेदारी स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो, इसकी स्थापना का उद्देश्य ही कानून के तहत नहीं हो और उसमें गैर कानूनी आपको दिया हुआ हो। दूसरा, जब साझेदारी की संख्या 2 से कम हो जाए और अधिकतम 50 से अधिक हो जाए। आपको बताया था साझेदारी कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? 2 से कम, किंतु इसमें अधिकतम 50 होते हैं और 50 से अधिक हो जाते हैं और साझेदारी अवैध कहलाती है। जब साझेदारी का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो, यानी साझेदारी इस प्रकार की गई है जिसमें लोक नीति के विरुद्ध है और अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है, तो अंतर्राष्ट्रीय नीति नहीं मानता। जब किसी साझेदार की शत्रु राष्ट्र का नागरिक बना दिया जाए, यदि उस साझेदारी के अंदर जब शत्रु राष्ट्र का नागरिक बना दिया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। अब है साझेदारी, ये तो था आपका साझेदारी प्रकार। अब साझेदारी में सम्मिलित होने वाली 2 बातें हैं। साझेदारी किस प्रकार की हो सकती है? साझेदारी लिखित हो सकती है और मौखिक हो सकती है। तो मौखिक लिखित लेते हैं पहले। साझेदारी स्लैंग, स्लैंग किसे कहते हैं? स्लैंग में बात हो गई। साझेदारी के मध्य जो लिखित समझौता होता है और साझेदारी स्लैंग कहलाता है। और साझेदारी के अंदर क्या क्या बातें शामिल होती है? स्लैंग के अंदर फर्म का नाम और पता, साझेदार के नाम और पते, और साझेदारों के व्यवसाय की प्रकृति व कार्य क्षेत्र, लाभ विभाजन अनुपात, साझेदारों की पूंजी, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, आहरण की राशि, आहरण पर ब्याज के संबंध में प्रावधान, फर्म के लेखा पुस्तक रखने की विधि, साझेदारों के देय वेतन बोनस व कमीशन आदि, खातों के एक क्षण, साझेदारी की अवधि, साझेदारों के ऋण में वसूली ब्याज की दर, आज पूंजी खाते रखने की विधि, साझेदार अधिकार करते हुए दायित्व, विवादों निपटारे की विधि, नए साझेदार के प्रेस पर प्रावधान आदि। इसी प्रकार कई साझेदार स्लैंग में मुख्य बातें होती हैं जो उसको उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है। वो पहले से लिखित समझौता होता है कौन कौन सी में किस प्रकार लाभ अनुपात करेंगे, फर्म का नाम क्या होगा, साझेदार कितने होंगे, नए साझेदार प्रेस पर क्या होगी, साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ये साझेदार स्लैंग में हो गया। साझेदार स्लैंग में अभाव का तात्पर्य क्या? मौखिक। क्या हो गया? जब साझेदारी मौखिक हो, क्या हो? मौखिक। तो मौखिक में बातें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कई बार पूछी गई है। लाभ विभाजन अनुपात साझेदारों के मध्य समान अनुपात में होगा। जब आपको क्या दे रखी है कि अभाव है, मौखिक है, तो समान अनुपात में होगा। पूंजी पर ब्याज, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज, साझेदारों को किए गए आहरण पर फर्म पर ब्याज नहीं लेगी। साझेदारों को पारिश्रमिक, साझेदारों को पारिश्रमिक वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा। आप समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, या कॉपी लेके साथ में रखे, पेन रखे, उसको उतारते रहे साथ में। अब आगे साझेदारों को पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अब आपको क्या दिया रखा है? साझेदारों के ऋणों पर ब्याज, ये तो हो गया था साझेदारों के पारिश्रमिक ब्याज। आगे साझेदारों के ऋणों पर ब्याज, खास तौर से ध्यान रखना है, छोटा क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। किस परसेंट से? 6%। प्रत्येक साझेदार को व्यापार संचालन प्रबंध में हिस्सा लेने का अधिकार होगा। प्रत्येक साझेदार को फर्म की पुस्तकों को देखने, निरीक्षण करने, उनकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार होगा। अब है साझेदारों के पूंजी खाते। साझेदार खाते किस प्रकार के बनाते हैं? तो साझेदार अपने कैपिटल रखने के लिए 2 प्रकार की विधि से खाता बनाते हैं। एक है स्थिर अपरिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। कितनी विधि है? 2 है। तो साझेदार पूंजी खाते के जो अकाउंट बनाए जाएंगे कौन कौन से? अपरिवर्तनशील के अंदर 2 खाते बनाए जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साझेदारों के चालू खाते यानी करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील पूंजी खाते के अंदर 1 खाता बनाया जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता। ध्यान में रह जाएगा, साझेदार पूंजी खाते के अंदर 2 विधियां, नंबर 1 स्थिर पूंजी विधि, दूसरी परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी के अंदर 2 खाते, कौन कौन से? साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के चालू खाते। इसमें कौन सा बनाएगा? साझेदारों को सिर्फ 1 खाता बनाया जाएगा। अगला, अब आपको जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या है? साझेदारों स्थिर परिवर्तनशील व परिवर्तनशील में विधियों में अंतर क्या है? स्थिर परिवर्तनशील पूंजी खाता यानी अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील, ध्यान में रखनी है। स्थिर परिवर्तनशील में इस विधि में प्रत्येक साझेदार के 2 खाते खोले जाते। कौन सी विधि के अंदर? स्थिर पूंजी के अंदर। कौन कौन से? पूंजी खाता, चालू खाता। दूसरी है इसमें प्रत्येक साझेदार के केवल 1 खाता खोला जाता है। कौन सा? पूंजी खाता बनाया जाता है।
सेकंड, इसमें पूंजी खाते का शेष सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है जब तक कि अतिरिक्त पूंजी लगाई जाए अथवा अस्थायी रूप से पूंजी खाता वापस नहीं निकाली जाए। इसका हमेशा क्या शेष रहता है? शेष शेष रहता है और इसमें प्रतिवर्ष बदलता रहता है। पूंजी खातों का शेष सदैव क्रेडिट होता है और इसके अंदर समायोजन लेख के कारण पूंजी खाते के शेष क्रेडिट अथवा डेबिट दोनों हो सकता है। चौथे में व्यवहारों का लेखांकन में केवल पूंजी का लेखा किया जाता है। फर्म में साझेदार के मध्य होने वाले पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में क्या करंट अकाउंट अलग से बनाया जाएगा और इसके अंदर इसमें फर्म के साथ सभी व्यवहार एक खाते में लिखे जाते हैं। एक खाता कौन सा हो गया? पूंजी सहित पूंजी खातों में होता है। अब आगे आपके कितने प्रकार के हो गए, उसके स्लैंग के हो गए, प्रयत्न से खाता विधि हो गई, उसके अंतर हो गए। अब आगे चैप्टर में हम कम से 3, 4, 5 वीडियो बनाएंगे उसके। सभी को धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा आगे शेयर करें।